हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 1 सितंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड जितने भी आपके दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे आप अपकमिंग आपके दूसरे कोई एग्जामिनेशंस हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चंस पूछे गए तो एमसीक्यूज कैसे बनाए जा सकते हैं। एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में इस डाटा का यूज़ करना है अपना जवाब लिखने के लिए, तो कैसे आप उस डाटा का यूज़ करें ताकि एक इफेक्टिव और एक अच्छा आंसर बनकर तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप फैच कर सकें। काफ़ी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड आई कैन गारंटी यू ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं 1 सितंबर 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। तो पहले समाचार में हमको विमुक्त जातियां या डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात करें। समाचार यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक डेडिकेटेड बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी होगी कि जितनी भी आपकी डीनोटिफाइड ट्राइब्स या फिर हिंदी में इनको विमुक्त जाति बोला जाता है, इन विमुक्त जातियों के लिए और जितने भी आपके नोमैडिक ट्राइब्स हैं इनके कल्याण के लिए काम किया जा सके, उसके लिए बोर्ड जो है बनाया जा रहा है। अब ये जो घोषणा है 31 अगस्त के दिन की गई है और इस तारीख को विमुक्त जाति दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डिक्लेरेशन करके बोर्ड बनाया है जिसकी जिम्मेदारी इन डीनोटिफाइड ट्राइब्स को के कल्याण के लिए के लिए काम करने की है। और इन डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए पूरा का पूरा दिन डेडिकेटेड है 31 अगस्त, जिसको विमुक्त जाति दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो क्योंकि अब ये समाचार द हिंदू में छप गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा करी है, इसलिए यहाँ से अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स क्या हैं, क्यों इनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स या विमुक्त जाति बोला जाता है, कौन-कौन से समूह इसका पार्ट हैं एंड इससे रिलेटेड और भी जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। तो एक-एक करके अब हम लोग उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स होती क्या हैं? डीनोटिफाइड ट्राइब्स किनको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है? These are the communities who were labeled as criminal tribes by British under the Criminal Tribes Act 1871. This act stigmatized certain nomadic and semi-nomadic tribes and branded them as born criminals. तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स वो जनजातियां हैं, वो जनसमूह हैं जिसको अंग्रेजों ने कानून पास करके क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया। 1871 में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पास किया जाता है जिसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। और इस कानून के तहत में कुछ हमारे ऐसे समूह थे, ऐसे जनजातीय समूह थे जिनको इन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये सारे के सारे जो लोग हैं वो क्रिमिनल्स। अब ये देखिए एक तरीके का परसेप्शन या होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा का पूरा समाज खराब होता है या पूरे के पूरे समुदाय जो है खराब होते हैं। और इंडिविजुअल व्यक्तियों के जो कृत्य होते हैं उसके चलते आप पूरे के पूरे समुदाय के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकते। मगर ये जो बात है अंग्रेजों ने इसका यहाँ पर ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अब कारण थे उसके, अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, ये बोला कि नहीं ये बात इन पे लागू नहीं होती है। पूरे के पूरे जो समूह हैं ये बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं, इनमें कोई अच्छा आदमी नहीं होता, ये सारे बेकार लोग हैं और ये इसलिए बेकार हैं क्योंकि हमने ये घोषणा 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर कर दी। अब जब ये कानून बना और इसके चलते हमारे काफ़ी सारे जनजातीय समूहों को आपका क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया गया। इसके बाद में इन सारी ट्राइब्स के जो मूवमेंट थे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से जो ट्राइब्स थी वो एक जगह पे कहीं पे रुकती नहीं थी, वो एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे। तो उनका जो मूवमेंट था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसके चलते अंग्रेज़ों ने ये पूरा का पूरा कानून पास किया था। क्योंकि ये ट्राइब्स एक से दूसरी जगह मूव करती थी, तो ये अपने साथ में एक जगह की इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पे लेकर जाती थी। इससे अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे, उनके बारे में खबर जो है सामान्य लोगों में, उनकी जो आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उसमें पहुँचती रहती थी एंड इससे कहीं न कहीं एक नेशनल कॉन्शसनेस भी आ रही थी। लोग जो है एक-दूसरे के साथ में, एक-दूसरे के दर्द में खड़े हो रहे थे। एक तो ये बात, दूसरा ये कि एक जगह से कोई अगर गुप्त जानकारी है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करने वाले लोग थे, तो एक से दूसरी जगह वो भी जो है पहुँचाने में इनका योगदान था, ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था। इन सारी वजूहात के चलते ये चाहते थे कि इनके मूवमेंट पे किसी तरीके से रोक लगाई जाए। अब वो रोक लगाने के लिए जो है पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी या फिर षड्यंत्र किया गया और ये कानून पास करके पूरी बेशर्मी के साथ में ये बोल दिया कि पूरा का पूरा जो समूह है, वही जो है आपका क्रिमिनल है और क्योंकि ये क्रिमिनल लोग हैं तो इनको एक से दूसरी जगह जो है एकदम फ्रीली मूव नहीं करने दिया जा सकता। तो हम इनके मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। दूसरा, इनको मजबूर किया गया कि भाई किसी एक जगह पर आप जो है सेटल होंगे और सेटल भी जहाँ पर होंगे वो हम डिसाइड करेंगे। ये भी आपके वो नहीं है कि आप जो है अपनी मनमर्जी से कहीं पे सेटल हो जाओ। तो इनको फोर्सफुली सेटल डाउन करवाया गया। अब एक बार सोच के देखिए, एक जनजातीय समूह है जिसकी पूरी लाइफ़स्टाइल हज़ारों सालों से घुमक्कड़ रही है। एक जगह वो कहीं सेटल होता ही नहीं है। उसकी पूरी इकोनॉमी, उसका पूरा कल्चर, रहन-सहन, खान-पान वो डेवलप ही इसी तरह से हुआ है कि वो एक जगह सर्टेन टाइम तक रुकता है, फिर वहाँ से कहीं और चला जाता है, फिर वहाँ से कहीं और चला जाता है, फिर वहाँ से कहीं और चला जाता है। अब उसको मजबूर किया जा रहा है एक जगह पे फोर्सफुली सेटल करने के लिए। इससे उस ट्राइब का जो पूरा का पूरा कल्चर था
उस कल्चर का जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कल्चरल जेनोसाइड हुआ है, उस कल्चर की जो है हत्या की गई है यहाँ पर, उस कल्चर को जो है नुकसान पहुँचाया गया। तीसरा, इन सब के ऊपर जो है सर्विलांस जो है वो रखा गया, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया कि सब बॉर्न क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि हमने एक कानून पास करके डिक्लेयर कर दिया, तो अब हमारे पास में पावर है कि भाई हम इन पे जो है नज़र रखेंगे, तो सर्विलांस किया जाएगा लगातार कि कहीं ये किसी तरीके की आपराधिक गतिविधियाँ तो नहीं कर रहे हैं। अब ये जो लॉजिक है वो इसलिए दिया गया था ताकि इनके ऊपर नज़र रखी जा सके कि किसी तरह से क्रांतिकारियों की कोई हेल्प तो नहीं कर रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह तो कहीं पास नहीं कर रहा है, इस तरीके की चीज़ है। क्योंकि इन समूहों का भी बहुत बड़ा रोल जो है भारत की आज़ादी की लड़ाई में रहा है, इन्होंने भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन निभाया। तो इन 3 कामों को जो है इस पर्टिकुलर कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत में लागू करके करवाया गया था और काफ़ी सारे आपके जो समूह थे उनको क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से डिक्लेयर कर दिया। अब आज़ादी होती है, आज़ादी के बाद में जो है आज़ादी के बाद में फिर ये जो पूरा का पूरा 1871 का बना हुआ कानून था, इसको रिपील किया जाता है 1952 में। 1952 में जो है इस कानून को रिपील किया गया और ये जितनी भी आपकी ट्राइब्स थी जिनको अभी तक क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से जाना जा रहा था, इन सबको डीनोटिफाई किया गया। मतलब ये कि अंग्रेज़ों ने जो अपने कानून में लिख दिया था कि ये हमारी लिस्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स की। ये क्रिमिनल ट्राइब्स की हमने लिस्ट बना दी, इसमें ये जितनी ट्राइब्स हैं, इस ट्राइब का हर आदमी जो है वो क्रिमिनल है। इस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी एक लिस्ट बना के रखी थी और उसके बेसिस पे ये जो मैंने आपको बताया, इस तरीके के इनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे। अब जब देश आज़ाद होता है, तो उसके बाद में ये जो कानून है 1952 में इस कानून को रिपील किया गया और जितने भी आपकी ये ट्राइब्स थी जिनका नाम इस क्रिमिनल ट्राइब्स की लिस्ट में था, इसको खत्म किया गया, इनको डीनोटिफाई किया गया एंड क्रिमिनल लिस्ट से इनका नाम हटाया गया। उसके बाद से जो है फिर इन ट्राइब्स को डीनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है या फिर जो हिंदी में इसका नाम इस्तेमाल होता है कि इन सारी की सारी ट्राइब्स को विमुक्त जातियों के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये जो ट्राइब्स हैं इनका नाम डीनोटिफाइड ट्राइब्स या फिर विमुक्त जाति पड़ा। बहरहाल अब ये जो ग्रुप्स थे, खास तौर पे जो प्राइमरीली जो ग्रुप्स इसमें टारगेट हुए थे, ये जनरली हंटिंग, गैदरिंग या स्मॉल स्केल के ट्रेड्स में लगे हुए थे और ज़्यादातर जो थे एक से दूसरी जगह मूव करते थे। क्योंकि आपने इनके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, सर्विलांस आप कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो उनको एक जगह सेटल होने के लिए, तो इससे इनका जो पूरा का पूरा लाइफ़स्टाइल था वो डिस्टर्ब हो गया एंड इससे ये समाज में भी क्योंकि अब आपने लगातार प्रचार-प्रसार किया है कि भाई ये लोग जो हैं क्रिमिनल्स हैं, इनसे बच के रहना है, इस तरीके से, तो समाज भी जो है कहीं न कहीं एक बहिष्कार उनका करने लगा, समाज में भी जो है उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी थी वो कम होने लगी, तो कहीं न कहीं इससे पूरा का पूरा जो समाज था वो स्टिग्मेटाइज़ हुआ और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए हो रही थी क्योंकि कॉलोनियल प्रेजुडिसेस थे। अंग्रेज़ों के मन में इनके प्रति जो है एक ख़ास तरीके का परसेप्शन बना हुआ था। एक कह सकते हैं धारणा बैठी हुई थी और दूसरा इनकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है, पूरी की पूरी लाइफ़स्टाइल है, उसको लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग अंग्रेज़ों के दिमाग में। क्योंकि बेसिकली इंग्लैंड एक छोटा-सा टापू है। और इन्होंने अब भारत जैसे सबकॉन्टिनेंट में इतनी डाइवर्सिटी है, इन्होंने इस तरीके के ट्राइब्स देखे ही नहीं थे जो एक जगह पे रुकते नहीं हैं और इस अलग-अलग तरीके के वेरिएशंस जो है इतना उनकी लाइफ़स्टाइल और कल्चर में होता है। प्लस ये पर्टिकुलर बात कि ये खास तौर पे जो है आपका एक से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशंस वगैरह भी मूव करता है, तो इन सारी बातों के चलते ये सारा काम किया गया। अब इससे होता ये है, हालाँकि 1952 में आपने इनको डीनोटिफाई कर दिया, आपने बोला कि भाई ये कानून गलत था, ये लिस्ट गलत है और ये अमानवीय है। मगर 1871 से 1952 के बीच में अब कानून बना है, अंग्रेज़ों ने इसका खूब जमकर इस्तेमाल किया शोषण करने के लिए इन ट्राइब्स का। समाज में भी कहीं न कहीं एक डर और एक खौफ बैठाया गया कि भाई ये लोग ठीक नहीं। नतीजा ये निकला कि ये जो पूरा का पूरा समाज है, इसमें आज तक जो है सोशल स्टिग्मा है। काफ़ी सारी जो आपकी डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, आज की तारीख तक भी जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मार्जिनलाइज़ेशन का शिकार है। बड़े लेवल पर जो है समाज इनसे दूरी बनाकर रखता है। इनका कोई आप बहुत कह सकते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, इनकी समस्याओं को उठाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है और क्योंकि समाज से भी एक आपको तिरस्कार मिल रहा है, तो उसका सीधा-सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर भी पड़ना ही पड़ना था। आज की तारीख तक भी इन पर्टिकुलर समुदायों की स्थिति है कि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और बेसिक सर्विसेज़ में कहीं न कहीं ये पिछड़े हुए हैं। बहुत हद तक इन लोगों के पास में ये सारी सुविधाएँ भी जो हैं पूरी तरह से अभी तक पहुँच नहीं पा रही हैं। एंड आज भी वही बात आ जाती है कि समाज में और समाज के साथ-साथ आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस हो गई, सिविल डिफेंस हो गया, उसमें कहीं न कहीं आज भी जो है इन समुदायों को एक सस्पिशन की नज़र से देखा जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ये भी एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते ये ट्राइब्स काफ़ी हद तक समाज का जो एक मुख्य धारा होती है, जो मेन आपका धड़ा होता है उससे काफ़ी हद तक जो है पीछे रह गई है एंड इसके ये जो बोर्ड बना के इनके उत्थान के लिए डेडिकेटेड काम करने की जो एक कह सकते हैं डिसीजन लिया गया है, जो योगी गवर्नमेंट के द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय कदम। अब इनमें से जो मेजर आपकी डीनोटिफाइड ट्राइब्स थी, कुछ के मैंने नाम लिखे हैं। ये लिस्ट आपकी एग्ज़ॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत सारी ट्राइब्स इसमें शामिल है, बट जो मेजर आपकी ट्राइब्स हैं, उनके मैंने नाम आपके लिए लिखे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले तो नट्स, बंजारास, बावड़ियास, सातीस, कंजाट्स, कालबेलियास, सपेरास और जोगीस, सिद्दीज़ और इस तरीके की और भी आपकी काफ़ी सारी ट्राइब्स वगैरह है, बट ये मेजर ट्राइब्स जिनको आपने क्रिमिनल ट्राइब्स पहले डिक्लेयर किया था, 1871 के कानून के तहत अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद में फिर जब उस कानून को हटाया गया, तो फिर इन ट्राइब को जो है बाद में डिनोटिफाइड ट्राइब्स या विमुक्त जाति बोला जाने लगा। एंड ये सारी की सारी जो है आपकी सारी की सारी जो ट्राइब्स हैं प्रोमिनेंटली है आपकी एक जगह पे सेटल डाउन होने वाली ट्राइब्स नहीं थी, नोमैडिक ट्राइब्स थी। हालाँकि अंग्रेज़ों ने मजबूर किया तो उसके बाद में काफ़ी सारे सेटल डाउन हुए भी हैं, बट आज भी प्रोमिनेंटली वो जो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति है, जो हंटिंग गैदरिंग की जो प्रवृत्ति है, वो आज भी जो है, वो गुड एक्सटेंट आपको इन ट्राइब्स में देखने के लिए मिलती है।
The Uttar Pradesh Chief Minister, while making announcement, said that these communities fought bravely against foreign invasions. They showed indomitable courage and valor against Mughals and British. The British got frightened by their valor and thus enforced Criminal Tribes Act and declared them criminals by birth. नाउ द बोर्ड विल वर्क फॉर देयर वेलफेयर। तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जब ये अनाउंसमेंट किया कि ये बोर्ड इनके भले के लिए काम करेगा, उन्होंने भी यही बात कही कि ये जो ट्राइब्स हैं इन्होंने जितने भी आपके इन्वेडर्स आए हैं उनके खिलाफ बहुत ब्रेवली लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके कुछ जो समूह थे वही लड़ रहे थे और बाकी सारे जो आपके समुदाय थे उनका कोई कंट्रीब्यूशन आपकी फ्रीडम स्ट्रगल या उसके पहले इन्वेडर्स के साथ में लड़ाई में नहीं। चाहे मुगल रहे हों चाहे अंग्रेज रहे हों, इन ट्राइब्स ने बाकायदा उनके साथ में लोहा लिया था। पूरे वेलर के साथ में, पूरे आपके इनडोमिटेबल करेज के साथ में ये लोग उनके खिलाफ खड़े हुए और लड़े। अंग्रेज इनफैक्ट इनका जो ये पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन था उसी के चलते डरे और इन्होंने जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर इनको क्रिमिनल्स बाय बर्थ डिक्लेयर कर ये जो पूरा आपका फ्रीडम स्ट्रगल थी इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन को कम करने की कोशिश करी, इनको समाज के मुख्य धरे से जो है काटने की कोशिश करी। जो उनकी बाटोर राज करो की नीति थी उसके तहत में इनको जो है प्रताड़ित करने की कोशिश की गई एंड कहीं ना कहीं उसका असर भी दिखा समाज में। आज भी जो है ये जिस तरीके से इनको मुख्य धारा में होना चाहिए ये शामिल नहीं है, बट अब इस बोर्ड के बनने के बाद में उम्मीद यही की जा सकती है कि इन लोगों के भले के लिए काम किया जाएगा और बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा काम किया जाएगा एंड इसके नतीजे, इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो पॉजिटिव निकल कर आएंगे और ये जो ट्राइब्स हैं बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो ये तो अपना पूरा का पूरा समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस या एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही पूछा जा सकता है कि ये जो आपका डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनको ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं किस कानून को रिपील करने के बाद में इनको डी नोटिफाइड डिक्लेयर किया गया था, तो अपने को याद रखना है इस कानून का नाम क्या है। इस कानून का नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस दूसरा ये पूछा जा सकता है कि आपका जो ये विमुक्त जाति दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये भी अपने को याद रखना है 31 अगस्त। इनफैक्ट जो डे 1 के एग्जाम्स हैं, रेलवे, एसएससी, इस तरीके के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि भाई ये विमुक्त जाति दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, 31 अगस्त को। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो विमुक्त जातियां हैं या डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनके लिए रिसेंटली किस स्टेट ने एक डेडिकेटेड बोर्ड बनाने की स्थापना करी है। फिर से अपने को याद रखना है यहाँ से उत्तर प्रदेश ने जो है ये घोषणा की है, ये व्यवस्था यहाँ से की गई है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन-कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो डिनोटिफाइड ट्राइब की कैटेगरी में आती हैं। तो कुछ बेसिक नाम आपको याद रखने हैं और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू बनाया जाएगा इसके ऊपर, तो इनमें से कुछ नाम आपको देखने को मिल जाएँगे, तो उसके बेसिस पर जो है आप एलिमिनेशन वगैरह लगाकर सही जवाब दे सकते हैं। नट, बंजारा, बावड़िया, सातीस, कंजात, कालबेलिया, सपेरा एंड जोगीस, ये कुछ नाम हैं जो अपने को याद रखने हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से और अपने काम का कुछ नहीं है। इतने में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सारे आपसे करके बन जाएँगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखना। अब ये जो समाचार हम डिस्कस करने वाले हैं ना सिर्फ ये आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, मगर जो डिफेंस के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उनके लिए ये स्पेशली बहुत ज़्यादा काम का है। चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो, डिफेंस की और भी जो दूसरे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रखती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट खासतौर पर समाचार को अच्छे से प्रिपेयर करें। चल शुरू करते हैं। तो इसमें हमको मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 के बारे में बात करें। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है युद्ध कौशल 3.0 इसको कंडक्ट किया है। कहाँ पर कंडक्ट किया है? अरुणाचल प्रदेश का जो कामेंग क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर इस एक्सरसाइज को किया गया है। एंड ये जो एक्सरसाइज है वो हाई एल्टीट्यूड की मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब एक अच्छी खासी हाइट पे, एक आप कह सकते हैं हिमालय की जो काफी ज्यादा हाइट्स है वहां पर इस एक्सरसाइज को जो है को कंडक्ट किया गया है। इस युद्ध अभ्यास को जो है वहां पे करवाया गया। ऑब्जेक्टिव यह है टू शो द प्रिपेयर्डनेस ऑफ नेक्स्ट जनरेशनल वॉरफेयर इन एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशंस। अब हिमालय की जो आपकी ऊंचाई है, हिमालय का जो पूरा का पूरा टेरेन है वो बहुत आप कह सकते हैं भीषण टेरेन है। एक सामान्य आदमी के लिए, एक नॉर्मल सिविलियन के लिए तो वहां पर जीना भी मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कल को कोई युद्ध हो जाता है और अगर खुलकर बात की जाए चाइना के साथ में अगर कल गलवान जैसा अगर फिर से कोई स्टैंड ऑफ क्रिएट होता है तो ऐसी कंडीशन में फिर फौज जो है कितना अच्छे से तैयार है, कितना उसकी प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक करने के लिए एंड साथ ही साथ अपनी कैपेबिलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इस एक्सरसाइज को कराया गया है कि भाई हम बता रहे हैं दुनिया को कि हम किस हद तक जो है प्रिपेयर्ड हैं। एंड साथ ही साथ जो नेक्स्ट जनरेशनल आपका वॉरफेयर हो रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा योगदान, तो हिमालय जैसे एक्सट्रीम एरिया में उस टेक्नोलॉजी के काम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी वॉर की प्रिपेयर्डनेस को देखने के लिए। एंड साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो हम कितना अच्छे से तैयार हैं उसको काउंटर करने के लिए। ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने के लिए ये युद्ध आपका जो अभ्यास है युद्ध कौशल 3.2 इसको यहाँ पे कंडक्ट किया गया। एंड ये कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी के गजराज कॉर्प्स के द्वारा। ये याद रखिएगा, गजराज कॉर्प्स जो है इंडियन आर्मी का, इसके द्वारा इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया, इसको परफॉर्म किया गया। द एक्सरसाइज फीचर्ड लार्ज स्केल मनूवर्स विद ड्रोन सर्विलांस, प्रिसिशन स्ट्राइक्स, रियल टाइम टारगेट एक्विजिशन, एयर लिटोरल ऑपरेशंस एंड सिंक्रोनाइज्ड बैटलफील्ड टैक्टिक्स। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इस एक्सरसाइज में करवाई। सबसे पहले लार्ज स्केल मनूवर्स की बात करते हैं। लार्ज स्केल मनूवर्स का मतलब क्या है? आपका जितना भी वेपन है,
वेपन के साथ में वो सारा का सारा वेपन अगर आपको बड़े लेवल पे मूव करना है एक से दूसरी जगह, या फिर आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने ट्रूप्स को एक से दूसरी जगह पे मूव करना है, तो इस तरीके के मूवमेंट्स जब किए जाते हैं क्विकली, अगर एक से दूसरी जगह आपको पहुँचना है, कोई अगर आपको कहीं पे फॉर्मेशन बना के स्ट्राइक करना है, या फिर अगर कहीं पे आपको डिफेंड करना है, ऑफेंसिव पर जाना है, डिफेंसिव पर जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है लार्ज स्केल मैनूवर्स की कैटेगरी में आती हैं, तो इसको चेक किया गया। ड्रोन का सर्विलांस जो है वो देखा गया कि किस तरीके से ड्रोन्स की मदद से एनिमी का सर्विलांस किया जा सकता है, एंड कितना जल्दी जो है अपने ट्रूप मूवमेंट्स वगैरह को अगर आप ड्रोन सर्विलांस से बचाना चाहते हैं या काउंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं वो सारी इस पूरी एक्टिविटी में देखी गई हैं। प्रिसिशन स्ट्राइक्स कि अगर आपने बहुत पिन पॉइंट कहीं पे स्ट्राइक करना है, जैसे अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था कि हमारी स्ट्राइक्स इतना ज़्यादा पिन पॉइंट थी कि एक सर्टेन आपका जो है कमरे में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, अगर उनको मारना था तो उसी कमरे में जाकर जो है आपकी मिसाइल अंदर गई हैं और वहीं पर जाके फटी हैं, जिससे कोलैटरल डैमेज कम से कम हो और जिस व्यक्ति को या जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो वहीं पर जाकर जो है आपकी हथियार हिट करें। ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस यहाँ पे की गई है। रियल टाइम आपका लार्जेस्ट एक्विजिशन एयर लिटोरल ऑपरेशंस, वही कुल मिलाकर ये बात है कि आपका एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर जो आपका पूरा एक्टिविटीज़ होती हैं जब वॉरफेयर चलता है, उन सबको एनालाइज़ करना है, आपकी जितनी भी बैटलफील्ड टैक्टिक्स वगैरह हैं जिनको आप यूज़ करते हो एक वॉर में, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट तो उनको बाद में बताएगी। इन सब का जो है अभ्यास किया गया है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ वगैरह इस एक्सरसाइज़ में परफॉर्म की गई। हाइलाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। इस एक्सरसाइज़ की जो सबसे बड़ी हाइलाइट है, वो है आशनी प्लाटून्स। आशनी प्लाटून्स क्या होती हैं? इट इज़ इंडियन आर्मीज़ न्यूली रेज़्ड ड्रोन प्लाटून्स। दे मेड देयर डेब्यूट इन द एक्सरसाइज़। दे आर डिज़ाइन्ड टू इंटीग्रेट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल कॉम्बैट स्किल्स फॉर डिसाइसिव बैटल फील्ड एडवांटेज। तो इस पूरी एक्सरसाइज़ का जो सबसे कह सकते हैं हाइलाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके चलते ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आशनी प्लाटून्स। आशनी प्लाटून्स ने इस एक्सरसाइज़ में पार्टिसिपेट किया है, या फिर यूँ बोलूँ कि आशनी प्लाटून्स जो है पहली बार इन्होंने किसी इंडियन आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। आशनी प्लाटून्स हैं क्या? भारतीय सेना ने रिसेंटली जो है ड्रोन्स के प्लाटून्स जो हैं उनको रेस किया। अभी तक आपके जो ड्रोन्स वगैरह थे उनकी डेडिकेटेड प्लाटून्स नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा है, और इसके पहले रशिया और आपका यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी हमने देखा है कि ड्रोन्स आर द पार्ट ऑफ फ्यूचर बैटल्स नाउ। ड्रोन्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइसिव रोल इन अपकमिंग ऑल वॉर्स। तो ये बात अब हमको भी समझ में आ गई है कि ड्रोन्स को लेकर अब आपको जो है डेडिकेटेडली सीरियस होने की जरूरत है, एंड उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी ड्रोन प्लाटून्स जो है उनको बनाया गया है। इनका नाम रखा गया है आशनी प्लाटून्स। पहली बार उन्होंने जो है डेब्यू किया है किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में, इन्होंने जो है पार्टिसिपेशन किया है। दे आर डिजाइन टू इंटीग्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल कॉम्बैट स्किल्स। वही बात कि आपकी जो ट्रेडिशनल अभी तक की कॉम्बैट स्किल्स थी जिनका इस्तेमाल करके वॉर किए जा रहे थे, उसके साथ में अब ये जो आपका ड्रोन की पूरी टेक्नोलॉजी है, इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जा रहा है और किस तरह से इसको जो है अपने डिसाइसिव बैटल एडवांटेज में इस्तेमाल किया जाए, ये पूरी की पूरी जो प्रैक्टिसेस वगैरह हैं यहाँ पर करी गई हैं। इन सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर हम लोगों ने खास तौर पे ध्यान रखा है। ये सारे के सारे तजुर्बे इस मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत में करके खत्म किए गए हैं, और आगे भी इसको और ज़्यादा जो है परफेक्ट किया जाएगा। ये होगी ओवरऑल। हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि युद्ध कौशल 3.0 ने एक बार फिर से रिइंफोर्स कर दिया है कि आगे जितनी भी आपकी बैटल्स होने वाली हैं वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि अब सिर्फ अगर लड़ाई होनी है तो थल सेना से थल सेना लड़ेगी और वायुसेना से वायुसेना लड़ेगी या नेवी से नेवी लड़ेगी, वैसा नाटक नहीं है। अब आपको अब जैसे ड्रोन्स हैं, अब आर्मी जो है ड्रोन्स अगर ऑपरेट कर रही है तो बेसिकली वो एयर पावर का भी इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ थल सेना की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सोल्जर टू सोल्जर फाइट नहीं हो रही है, यहाँ पर एयर एलिमेंट भी जो है कॉम्बैट का पार्ट हो गया। तो बेसिकली अब जितने भी आपके लड़ाई झगड़े आगे होंगे, जितने भी वॉर्स होने हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होने वाले हैं। एंड आपको जितने भी आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज निकल कर आ रही हैं, इसके लिए आपको अपने टोज़ पे होना पड़ेगा, पूरे टाइम चौकन्ना होना पड़ेगा, एंड इन टेक्नोलॉजीज को जितना हो सके उतना अच्छे से अपने को अडॉप्ट करना है, जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करना है, हर तरीके से एनालाइज कर भारतीय सेना को जितना हो सके इतना सशक्त अपने को बनाना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है खत्म थी। तो ये अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि युद्ध कौशल 3.2 एक्सरसाइज जो रिसेंटली हुई थी, ये हुई कहाँ पे थी? याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पर हुई थी? इसका जो कामेंग क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? हाई एल्टीट्यूड जो इलाके हैं हिमालय के, वहाँ पर हमको हमारी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस थी वो दिखानी थी, और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है हमारे खिलाफ, उसको देखना था। हम किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को टेस्ट करना। लास्ट की इस एक्सरसाइज को यहाँ से परफॉर्म किया, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किसने किया था? जवाब हो जाएगा भारतीय सेना के गजराज कॉर्प्स ने इसको परफॉर्म किया था। अब इसके बाद में आते हैं कि ये आशनी प्लाटून्स क्या होती हैं? जवाब या अपने को ध्यान रखना है, आशनी प्लाटून्स रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा रेस की गई ड्रोन प्लाटून्स हैं, एंड इन्होंने पहली बार जो है अपना ये युद्ध कौशल 3.0 में जो है पार्टिसिपेट किया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन के तैयार होता है, अपने को ये ध्यान रखना है। आशनी प्लाटून्स भारतीय सेना की प्लाटून्स हैं। कैसी प्लाटून्स हैं? रिसेंटली रेस की गई ड्रोन प्लाटून्स। ठीक है जी? इतने कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अपने को उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियन एनजीओ वॉन मैक्से अवार्ड। तो एक इंडियन एनजीओ है या फिर आपका नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बहुत प्रेस्टिजियस
रोमन मैग्से से अवार्ड जीता है, उसके ऊपर ये समाचार है, जिसको हमको डिस्कस करना है। न्यूज़ क्या है? एजुकेट गर्ल्स, एन इंडियन नॉट प्रॉफिट एनजीओ वन द प्रेस्टिजियस रैमन मैग्से अवार्ड 2025। तो एक इंडियन एनजीओ है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जिसका नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स। महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ाना है, तो उसके लिए इन्होंने नाम जो है वो एजुकेट गर्ल्स रखा हुआ है। इस एनजीओ ने रैमन मैग्से का 2025 का अवार्ड जो है जीता है। ये इसलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अवार्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है, और अगर किसी को अवार्ड मिलता है तो ये अपने आप में एक न्यूज़ बनती है। और एक भारतीय नॉट प्रॉफिट एनजीओ को अगर ये अवार्ड दिया जा रहा है, जो नाम से ही समझ में आ रहा है एजुकेट गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की शिक्षा को लेके काम कर रहा है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। द ग्रुप वर्क्स टू एजुकेट अंडर प्रिविलेज गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री। वही बात जो मैंने कही कि जितनी भी आपकी अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, जो समाज के ऐसे तबकों से आती हैं जिसमें बच्चियों को खास तौर पर जो है डिस्करेज किया जाता है पढ़ने लिखने से, या फिर स्कूल नहीं भेजा जाता है, एक सर्टेन एज के बाद में घर बैठा दिया जाता है, इस तरीके की बच्चियों को एजुकेट करने के लिए ग्रुप या फिर एनजीओ जो है काफी वक्त से काम कर रहा है। इसके अलावा और भी 2 लोगों ने ये अवार्ड जीता है, हालाँकि ये दोनों हमारे देश के नहीं हैं। एक का नाम है शाहना अली, ये मालदीव से हैं। इनको अपने एनवायरमेंटल वर्क के लिए अवार्ड दिया गया है, और एक है फेलाबियानो एंटोनियो एल विलियन्यूबा फ्रॉम फिलीपींस, इनको दिया गया है फॉर हिज एफर्ट्स टू अपलिफ्ट द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ये दो इंडिविजुअल व्यक्ति और एक हमारा ये इंडियन एनजीओ, इन 3 लोगों को रैमन मैग्से अवार्ड 2025 मिला है। अब ये जो एजुकेट गर्ल्स है, इज़ द फर्स्ट इंडियन नॉन प्रॉफिट एनजीओ टू रिसीव मैग्से अवार्ड, इसलिए ये समाचार जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले दूसरे एनजीओज़ को कहीं दुनिया में दिया गया हो अवार्ड, या किसी दूसरे ग्रुप को दिया गया हो, एक अलग बात है। भारत में अभी तक कोई ऐसा एनजीओ नहीं था जिसको रैमन मैग्से मिला हो। पहली बार भारत के किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक रैमन मैग्से अवार्ड दिया जा रहा है। इसलिए न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिलेवेंट हो जाती है, काम की हो जाती है। इसके चलते अब हुआ यह है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रैमन मैग्से अवार्ड बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। अब इसके चलते इस ग्रुप को जो है एक ग्लोबल हाइलाइट मिल गई है, ग्लोबल स्पॉट पे जो है ये एनजीओ निकल कर आ गया है। दुनिया भर में इसके बारे में छपेगा, दुनिया भर में जो है इसके बारे में लिखा जाएगा। एंड इससे इंडिया की जो है पीपल पावर्ड मूवमेंट जो है, ये बच्चियों को बढ़ाने के लिए आपका पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है, दुनिया के सामने ये जाएगा, हाईलाइट होगा, हमारी सॉफ्ट पावर में बढ़ावा होगा, और कहीं न कहीं लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे भारत अपने जितने भी ऐसे सेक्शंस हैं, समाज के ऐसे तबके हैं जो किसी वजह से पिछड़ गए थे, उनको अपलिफ्ट कराने के लिए कितना, आप कह सकते हैं, एफर्ट्स के साथ में काम में लगा हुआ है। It started in Rajasthan with a single girl and grew into a movement that reshaped communities, challenging traditional and shifting mindsets। तो ये जो आपका एजुकेट गर्ल्स है, एनजीओ है, इसने शुरुआत कहाँ से करी थी? राजस्थान से इसने शुरुआत करी थी, और एक सिंगल आपका जो स्टूडेंट है, एक सिंगल जो लड़की है, उसको पढ़ाने के साथ में इसकी शुरुआत हुई। धीरे-धीरे ये बढ़ता गया। 1 से फिर 2 बच्चे, 2 से 10 बच्चे, 10 से 20, और इस तरीके से 1 गाँव, 2 गाँव कवर करते-करते पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ को जो है फिर इन्होंने कवर किया है और उनको इन्फ्लुएंस किया है। जो आपके ट्रेडिशंस थे जिसके चलते बच्चियों को या महिलाओं को डिस्करेज किया जा रहा था, उन ट्रेडिशंस को भी चैलेंज किया गया है। एंड एक माइंडसेट में जो है बदलाव लाने में इन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। लोगों का माइंडसेट जो है बदलना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड जिसके चलते उन्होंने खुद जो है इसमें बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा। ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है, जिसके चलते समाज में एक जागृति जो है वो आई है। अब एक अर्बन व्यक्ति के तौर पर ये सोचना बहुत आसान है कि यार आज तो पढ़ाई-लिखाई हर जगह जो है कंपल्सरी है, तो कोई क्यों रोकेगा अपने बच्चों को पढ़ने लिखने से। मगर ऐसे इलाके जो एकदम अभी भी कटे हुए हैं, बहुत रिमोट हैं, बहुत कह सकते हैं कम इंटरैक्शन है बाहर की मेन दुनिया से जिनका, वहाँ पर अभी भी ऐसी स्थिति चल रही है कि बच्चियों को अभी भी बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं नहीं बोला जाता कि यार निकलो ज़्यादा काम करो, अभी भी जो है उसी तरीके का एक माइंडसेट बना हुआ है। उससे लड़ने में, उस पर्टिकुलर माइंडसेट को चेंज करने में अगर कोई संस्था एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, तो मानकर चलिए ये भारत के फंडामेंटल्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसका फ़ायदा आने वाले वक़्त में, फ्यूचर में हमको देखने के लिए मिलेगा। Educate girls brought unschooled or out of school girls into classrooms and worked to keep them there until they were able to acquire credentials for higher education and gainful employment। तो इस Educate Girls नाम के एनजीओ ने क्या किया है, जितनी भी ऐसी बच्चियां थीं जो या तो स्कूल जा ही नहीं रही थीं, जिनको जाने ही नहीं दिया जा रहा था, या तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी के बाद में घर बैठा दिया गया, इनको एक तो ये फिर से क्लासरूम में वापस लेकर आए, और एंड केप्ट देम अंटिल दे वर एबल टू एक्वायर क्रेडेंशियल्स फॉर हायर एजुकेशन। और इनको यहाँ पे कब तक पढ़ाया, जब तक ये हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि 10वीं 12वीं जो है मिनिमम इन बच्चियों को जो है करवाई गई। जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 10वीं करनी है, कम से कम उतना जो है पढ़ाया गया, एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट ये ले सकें, अपने दम पर इतना सक्षम हो सकें कि कुछ आपका उनको सिखाया जा सके, किसी तरीके की कुछ आपकी स्किल्स इम्पार्ट की जा सकें, जिसकी मदद से कुछ काम वगैरह अपना कर सकें। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ गई, तब तक जो है इन बच्चियों पर नजर रखी गई, इनको सपोर्ट किया गया, और जितना हो सका एजुकेट गर्ल्स ने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अपनी तरफ से काम किया। तो ये सारा का सारा काम उन्होंने किया है, एंड इसके चलते इनको रैमन मैग्से अवार्ड जो है दिया गया। तो ये तो हो गई इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन-कौन से बनेंगे? ये क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली जो है रैमन मैग्से अवार्ड भारत के में से किसको दिया गया है? हमको याद रखना है, किसी व्यक्ति को नहीं, एक एनजीओ को, एक ग्रुप को दिया गया है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये पहला आपका एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, जिसको रैमन मैग्से अवार्ड भारत में दिया गया, ठीक है? एंड लास्ट ये अकेला नहीं है जिसको रैमन मैग्से मिला है, ये 2 लोग और हैं, इनके भी नाम अपने को ध्यान रखना है।
एंड करता क्या है ये एजुकेट गर्ल्स, अंडर प्रिविलेज बच्चियों को जो है एजुकेशन दिलवाता है, कम से कम हायर एजुकेशन और एटलीस्ट इतने स्किल्स कि वो अपना कुछ एजुकेशन, अपना कुछ एक एम्प्लॉयमेंट वगैरह हासिल कर सकें। कहाँ से काम करना शुरू किया था? राजस्थान से। आज कहाँ पर काम करता है? पूरे भारत में इनकी शाखाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। इतनी कुछ बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। अब रामन मैग्से अवार्ड पर भी थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि रामन मैग्से अवार्ड क्या होता है। तो रामन मैग्से अवार्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1958 honors individuals and organizations that have made significant contributions to human development in Asia and globally, addressing complex societal issues। तो रामन मैग्से अवार्ड कब शुरू हुआ था? 1958 में शुरू हुआ था। एंड करता क्या है? ऐसे इंडिविजुअल्स को और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनर करता है, उनका सम्मान करता है जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, एशिया में भी और ग्लोबली भी। एशिया में इसलिए खास तौर पे क्योंकि एशिया जो है 1958 में जब ये अवार्ड शुरू हुआ था बहुत पिछड़ा हुआ था। ज़्यादातर देश जो है कोलोनिज्म के शिकार थे और रिसेंटली आज़ाद हुए थे, सबकी इकोनॉमीज बर्बाद थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में आपको एक एग्ज़ाम्पल निकल कर आएगा जो पूरे के पूरे अलग-अलग देशों में जिसकी खबर पहुँचेगी, वो इंस्पिरेशन का काम करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली एशिया में ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर जो अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इसके अलावा दुनिया में भी अगर कोई काम कर रहा है, कोई अगर इंस्पिरेशन बन रहा है, तो उसके सम्मान के लिए इस अवार्ड को जो है चालू किया गया था। एंड साथ और इससे जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स सोसाइटल इश्यूज़ हैं, किस तरह से आपने एड्रेस किए, कैसे जो है आप समाज के बंधनों से जिन्होंने हज़ारों सालों से जो है आपके इंसानी समाज को जकड़ के रखा हुआ है, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग रूप में, कैसे किसी ने जो है उसके खिलाफ एक स्टैंड लिया, उससे दूसरों को भी जो एक समझ में आएगी कि मेरी अपने समाज की कुरीतियों से कैसे क्या लड़ा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड को शुरू किया गया था। अवार्डीज आर सिलेक्टेड एनुअली बाय रामन मैग्से अवार्ड फाउंडेशन एंड रिसीव अ मेडालियन, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज। तो एक पूरा का पूरा इन्होंने एक अवार्ड फाउंडेशन बना रखा है जिसका नाम है रामन मैग्से अवार्ड फाउंडेशन। ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसको ये अवार्ड देना है, किसको नहीं देना। एंड जो भी लोग हर साल आपके डिसाइड होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले तो एक मेडल, एक मेडालियन, एक सर्टिफिकेट जो भी इन्होंने काम किया जिसके सम्मान में इनको रामन मैग्से अवार्ड दिया जा रहा है। एंड लास्टली इनके साथ में कुछ कैश प्राइज भी जो है दिया जाता है एज अ मोटिवेशन, ताकि अपने काम को जिसमें लगे हुए हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से सुदृढ़ता के साथ में ये लोग कर सकें। तो ये रामन मैग्से के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, इतना अपने को एटलीस्ट पता होना चाहिए, यहाँ से भी एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम 2 सितंबर 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।